Hello student, welcome back to the second part of endogenetic movement. Okay, so we started a second chapter and we were completed a little bit portion of this chapter. So in this video we will try to complete whole chapter, remaining whole chapter with one go. So I left you on page number 13. Okay, so from here we have to discuss the remaining part of this chapter. So let's start. When the horizontal movements on the Earth's surface act in opposite direction, it causes tension in the blocks in the अर्थ crust. तो हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, अगर अर्थ सरफेस है वो सेम डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करते होगे तो वहाँ पर कॉम्प्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर अर्थ सरफेस का मूवमेंट होगा तो वहाँ पर टेंशन क्रिएट्स होगी. ठीक है, तो इस टेंशन की वजह से क्या होता है, व्हेन टेंशंस इंक्रीज्ड फ्रैक्चर डेवलप इन द रॉक. तो टेंशन बढ़ने के बाद क्या होता है, फ्रैक्चर्स की डेवलपमेंट होती है. दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्ट. तो फॉल्ट किस तरह से बनते हैं, व्हेन टेंशन इंक्रीज फ्रैक्चर डेवलप इन द रॉक, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट. तो आपको अगर कहा जाए कि फॉल्ट क्यों बनता है या फिर कैसे बनता है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर बताना है कि टेंशन जब इंक्रीज होता है अर्थ सरफेस में तो वो फॉर्मेशन होता है फॉल्ट का. कॉन्सिक्वेंटली रॉक्स ऑन द बोथ साइड क्या हो जाता है, स्लाइड हो जाते हैं. ठीक है, रॉक्स ऑन बोथ साइड वो हो जाते हैं स्लाइड एंड द कंटिन्यूटी इन द लेयर ऑफ अ रॉक इज नॉट फाउंड. जो कंटिन्यूटी होते हैं लेयर्स में वो यहाँ पर ब्रेक हो जाती है. तो रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन कैसा होता है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि समटाइम्स व्हेन टू फ्रैक्चर डेवलप साइड बाय साइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट के साइड बाय साइड में क्या अगर दो फ्रैक्चर्स वहाँ पर डेवलप हो गए, द लैंड इन बिटवीन द टू फ्रैक्चर सबसाइडेड. तो उन दो क्रैक्स के बीच में वाला जो पार्ट होगा लैंड का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसाइडेड हो जाएगा, मतलब नीचे धंस जाएगा. दिस सबसाइडेड डीप पार्ट इज कॉल्ड रिफ्ट वैली. ठीक है, तो रिफ्ट वैली के डेफिनेशन हमने यहाँ पर लर्न कर लिया. जो सबसाइडेड डीप पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली. लेकिन आपको डेफिनेशन लिखना है तो आपको क्या पूरा ये 3-2 लाइंस जो है ये पूरे लाइंस आपको लिखने हैं अगर आपको रिफ्ट वैली के डेफिनेशन पूछा जाए तो. बोथ साइड ऑफ द रिफ्ट वैली आर स्टीप. ठीक है, दोनों तरफ की वैलीज के जो साइड होते हैं वो जो स्लाइड होता है वो होता है स्टीप स्लोप होता है वहाँ पर. अब यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल दिया गया है रिफ्ट वैली का. ठीक है, ये जो डायग्राम है आपको निकालना है, हमेशा याद रखना है. इस डायग्राम को अगर आप आंसर में पुट करोगे सो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होने में हेल्प हो जाएगी. यहाँ पर हम एक लाइव एग्जांपल देखेंगे इंडिया से. जो नर्मदा हमारी रिवर है, वो नर्मदा नदी के या फिर रिवर्स के यहाँ पर हम रिफ्ट वैली का एक एग्जांपल देख सकते हैं. यहाँ पर जो रॉक्स का लेयर हम देख सकते हैं या फिर लेआउट है वो कुछ इस तरह में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ. वन साइड है और सेकेंड साइड में भी उसी डायरेक्शन में इंक्लाइन शेप में हम देख सकते हैं. और ये जो बीच वाला जहाँ से पानी बह रहा है ये पार्ट, तो ये क्या हो गया है, सबसाइडेड हो गया है. ठीक है, ये क्यों हुआ है, यहाँ पर टेंशन्स क्रिएट हो गए थे और इस सरफेस पे भी टेंशन क्रिएट होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से दूर गए. ये दो जो पार्ट है ना, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट है ना एक दूसरे से दूर चले गए और जो बीच वाला पोर्शन था वो डाउनवर्ड साइड में निकल गया. इसी के वजह से ये लोअर पोर्शन आपको यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर अपर पोर्शन दिखेगा. ठीक है, सो यही यहाँ पर हमने देखा कि नर्मदा वैली जो नर्मदा रिवर है वहाँ पर हमें रिफ्ट वैली का एक एग्जाम्पल दिखने मिलता है. सेम द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, द रेन रिवर रिफ्ट वैली इन यूरोप. ये दो एग्जाम्पल भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो अगर आपको एग्जाम्पल ऐड करना है. एग्जाम्पल ऐड करने से आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं, इसलिए हमेशा याद रखना है कि एग्जाम्पल्स आपको मेंशन करना है. अभी हम देखेंगे कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट. ठीक है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. स्लो मूवमेंट्स अकर टूवर्ड द सेंटर और फ्रॉम द अर्थ सेंटर टूवर्ड द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, स्लो मूवमेंट्स कहाँ से कहाँ पर होते हैं, टूवर्ड द सेंटर और फ्रॉम द
अर्थ सेंटर टुवर्ड द अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ मूवमेंट होता है या फिर अर्थ के सेंटर से अर्थ क्रस्ट मतलब जो आउटर लेयर है अर्थ का वहां पर मूवमेंट होता है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट अ वास्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड और गेट सबसाइडेड। तो इससे क्या होता है कि एक क्रस्ट का पार्ट होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है या फिर सबसाइड हो जाता है। व्हेन द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बनते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपल एक समझ में आ जाएगा कि व्हेन द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म। ठीक है, ये कहाँ से कॉन्टिनेंट फॉर्म होते हैं? अबाउ द मीन सी लेवल। जो सी लेवल होते हैं वहाँ से ऊपर की जो एरिया होता है वो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स कैसे बनते हैं आपको पता चल गया। अभी हम आगे देखेंगे। देयरफॉर these movements आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट। समझ में आ रहा है कि हम इस मूवमेंट का नाम कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट्स क्यों रखे थे? क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ क्रस्ट का पार्ट था वो अपलिफ्ट हो गया था। एक्सटेंसिव प्लेट्यूज कैन ऑल्सो बी फॉर्म बिकॉज ऑफ द सच मूवमेंट। ठीक है, जो वास्ट एक्सटेंशन होते हैं प्लेट्यूज के, ठीक है, वो क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि वहाँ पर कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट होता है इसीलिए। If the originally continent portion of the crust subsided below the sea level, it form a part of a seabed। सही तरह का है कि अबव मीन सी लेवल के ऊपर अगर कॉन्टिनेंट होगा तो वो हम उसे क्या कहेंगे? सॉरी, जो पार्ट होगा अर्थ क्रस्ट का उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट। वही पार्ट अगर सबसाइडेड हो गया होगा मतलब सी से नीचे, जहाँ से पानी है पानी के नीचे वाला जो पार्ट होगा अर्थ का उसे हम क्या कहते हैं? सी बेड कहते हैं। ठीक है, अभी हम स्लो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव डिस्कस एंड स्टडी द न्यूज आइटम इन अर्थक्वेक। अर्थ मीन्स क्या होता है कि ग्राउंड होता है। ठीक है, और क्विक का मीनिंग क्या होता है? ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग होता है। ठीक है, वाइब्रेशंस वगैरह हम उसे कह सकते हैं। तो अर्थ क्विक मतलब क्या होता है? अर्थ का वाइब्रेशन होता है या फिर अर्थ का जो क्रस्ट है या फिर इनर पार्ट है वो क्या होता है? मूव होता है इसीलिए। तो अर्थ क्विक इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। समझ में आ रहा है? इसे अंडरलाइन कर लेना। ये अर्थ क्विक जो होता है वो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है। अर्थ क्रस्ट कहाँ पर है? जो अपर पोर्शन होता है वहां पर होता है। तो उसी से जो मूवमेंट्स होती है ज़मीन की, हम कह सकते हैं अर्थ की, तो उसी से अर्थक्वेक का हमें पता चलता है। यू हैव बीन acquainted with the magnitude and effect of the earthquake through the activity at the beginning of the chapter itself। तो हमने एक एक्टिविटीज़ देखी थी शुरुआती में कि जिससे हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, हमने ये इस चीज़ों को शुरुआती में ही लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था। Now we will look at the sudden movements called earthquakes and volcano in this inner in detail। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है? अर्थक्वेक और वोल्केनोस के बारे में यहाँ पर देखना है। तो अर्थक्वेक जो हमारा फर्स्ट पार्ट है थोड़ा वास्ट पार्ट है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसे डिस्कस करने चालू कर देते हैं। तो क्या होता है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट अकरिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ट्रिमेंडस टेंशन इज क्रिएटेड इन द अर्थ क्रस्ट। व्हेन द टेंशन गोज बियॉन्ड द लिमिट द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो क्या होता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है? हमने देखा था कि अर्थ के इंटीरियर में ट्रेमेंडस एनर्जी स्टोर हुए होती है। तो उसी वजह से क्या होता है? टेंशन क्रिएट होते हैं, और टेंशन क्रिएट्स होने के कारण क्या होता है? वो जो एनर्जी होती है वो मतलब बाहर निकलने की कोशिश करती है। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम एक लिमिट तक ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर वो लिमिट के बाहर अगर जाएगी तो उसका हमें जो विध्वंस है या फिर हमें उसके कह सकते हैं डिस्ट्रॉय जो किया जाता है, तो वो हम थोड़ा सा पार्ट हम देख सकते हैं वहाँ पर। व्हेन द टेंशन गोज बियॉन्ड द लिमिट, तो क्या होता है? एनर्जी क्या होती है वहाँ की? रिलीज हो जाती है। दिस रिजल्ट इन ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मैंने मीनिंग बताया कि शेकिंग होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है? एनर्जी स्टोर होती है, तो एनर्जी का स्टोर होने के बाद वो एनर्जी स्कैटर्ड होती है, तो उसी की वजह से क्या होता है? अर्थ का ट्रम्बलिंग होता है। तो अर्थ सरफेस का, इसी को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है मतलब जो हर एक स्केल होती है, जैसे कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम अगर कैलकुलेट करेंगे इफ से कि हमारा जो घर है और हमारा जो स्कूल है उस बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट से 3 किलोमीटर्स का है, तो किलोमीटर्स हम कहते हैं, तो उसका मीनिंग क्या हो गया? वो होता है
डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट। तो हम अर्थ को किस स्केल में मेजर करेंगे, तो उसका नाम है रिश्टर स्केल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। अभी अर्थक्वेक के जो कॉजेज है वो देखेंगे, क्यों होता है अर्थक्वेक। जो प्लेट्स होते हैं उसके मूवमेंट की वजह से होता है। दूसरी तरफ जो प्लेट्स होते हैं वो कोलाइड होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो स्ट्राइक होते हैं, इसकी वजह से होता है। प्लेट स्लाइडेड वन बिलो दी अदर, कोई एक प्लेट होता है वो ऊपर चला जाता है, या फिर कोई एक प्लेट होता है वो नीचे चला जाता है, उसी की वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है। फॉर्मिंग अ फ्रैक्चर इन द रॉक लेयर ड्यू टू द टेंशन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब फॉर्मिंग अ फ्रैक्चर इन द रॉक लेयर। तो फ्रैक्चर में मतलब रॉक लेयर जो होते हैं उसमें फ्रैक्चर्स क्रिएट होने के वजह से भी क्या होता है, इंटीरियर जो अर्थ होता है हमारे उसमें टेंशन्स क्रिएट होते हैं। अकरिंग ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन के वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, रिश्टर स्केल। ठीक है, यहाँ पर नीचे आप एक ग्राफ देख रहे होगे, एस पी एस और एल में यहाँ पर लिखा हुआ है PSL। तो ये एक वेव्स होते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो आप ये इंस्ट्रूमेंट देख लेना, इस इंस्ट्रूमेंट को रिश्टर स्केल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सिस्मोग्राफ एंड ग्राफ। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे हम यहाँ पर, कि फोकस और एपिसेंटर कहाँ होता है। तो सिंपल मैं कह देता हूँ कि जहाँ अर्थ के क्रस्ट में, जहाँ पे अर्थक्वेक का मेन उगम होता है या फिर जहाँ से शुरुआत होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। और एपिसेंटर ऐसी जगह होती है कि जो अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है, अर्थक्वेक कहाँ पर अकर होगा, अर्थ के सरफेस के नीचे, वहाँ जहाँ पर अकर होगा उस प्लेस को हम कहते हैं फोकस। लेकिन हमें सबसे पहले जिस जगह पर हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक आया है तो वो हो जाएगा एपिसेंटर। ये डायग्राम के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट अकरिंग बिलो द अर्थ सरफेस, टेंशन इज क्रिएटेड एंड इट कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग। हाई एनर्जी इज रिलीज एट द प्लेस वेयर द टेंशन माउंट्स अप। ठीक है, तो ये हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि एनर्जी क्रिएट होती है और एनर्जी क्रिएट होने के बाद क्या होता है, एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, मतलब एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होने शुरुआत करती है, और एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद उसमें टेंशन्स क्रिएट होते हैं और फिर वो एनर्जी रिलीज होने के लिए ट्राई करती है, और जब वो एनर्जी रिलीज होगी तभी क्या हो जाएगा, टेंशन्स माउंट अप हो जाएगा, और इसी से ही क्या होता है, अर्थक्वेक का जन्म होता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक, मतलब जहाँ पर वो हाई एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। इट इज कॉल्ड द फोकस और हाइपोसेंटर। तो उसी जो सेंटर उसी को ही हम क्या कहते हैं, फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। यहाँ पर नीचे डायग्राम में आप देख सकते हो कि फोकस का एक यहाँ पर उन्होंने बताएगा, ये है फोकस। ठीक है, मतलब जहाँ पर एक्चुअल अर्थक्वेक अकर हो रहा है वो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस। एनर्जी वेव स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, उसी सेंटर से क्या होता है, चारों तरफ एनर्जी ट्रेवल करना शुरू करती है। द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वेयर दिस एनर्जी वेव रीच फर्स्ट कॉल्ड द एपिसेंटर, मतलब यहाँ से सबसे पहला जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पर आने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो ट्रैवल जब होता है, जो वेव्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ईपी सेंटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब जहाँ पर अर्थक्वेक अकर होगा वो हमारा फोकस पॉइंट होगा, और सबसे पहले हमें कहाँ पता चलेगा, वो जगह होगी हमारी ईपी सेंटर। इट इज द नियरेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द फोकस एंड इट एक्सपीरियंस द फर्स्ट टेर्मर। ठीक है, तो मैंने यही कहा था ना कि यहाँ जहाँ से सबसे पहले हमें पता चलेगा कि अर्थक्वेक आया है उस पहली जगह को हम कहेंगे एपिसेंटर। और हमेशा जो एपिसेंटर होता है वो जो फोकस होता है ना नीचे ज़मीन के अंदर, उसी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में सरफेस पर आकर हमें वही पॉइंट मिलता है। तो हमें जब पता चलेगा कि एपिसेंटर कहाँ था अर्थक्वेक का, तो हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसी के ठीक नीचे हमें जमीन के अंदर फोकस का पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है, दिस एपिसेंटर इज परपेंडिकुलर टू द फोकस, मैंने अभी अभी आपको बताया था। ठीक है,
when the tension is released at the focus, the release energy travel in all direction। तो ये टेंशन जो होता है रिलीज हो गया ना अगर फोकस से, ठीक है, फोकस को याद रखना, फोकस कहाँ पर इस डायग्राम में देख लो, फोकस यहाँ पर, यहाँ से अगर एक बार एनर्जी ट्रैवल करना शुरू कर दिए तो वो क्या होता है चारों तरफ या फिर ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। दिस एनर्जी कम टूवर्ड द अर्थ सरफेस, वो फिर एनर्जी क्या होती है फोकस से लेकर अर्थ सरफेस पर आती है। इन द फॉर्म ऑफ वेव, जैसे वेव हम पानी में देखते हैं, ठीक है, उसी प्रकार के ये वेव्स होते हैं लेकिन इनविजिबल होते हैं। द सिस्मिक वेव कैन बी डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव। तो इसी वेव्स को हमने तीन अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी वेव है, एक सेकेंडरी वेव है, और जो सेकेंड वेव है वो थोड़ी थर्ड वेव है उसे हम सरफेस वेव कहते हैं। तो इसके बीच में हम थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो हमें अच्छा होगा। तो प्राइमरी वेव्स क्या होते हैं, दीज आर द फर्स्ट वन to reach the surface of the earth after the energy is emitted in the earth interior। अर्थ के इंटीरियर में जब भूकंप होगा या फिर अर्थक्वेक होगा तो ये जो वेव्स होते हैं जो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई होते हैं उसे हम क्या कहते हैं पी वेव्स या फिर प्राइमरी, ठीक है, पी स्टैंड फॉर प्राइमरी। दे ट्रैवल एट द वेरी फास्ट स्पीड फ्रॉम द फोकस टू द अर्थक्वेक इन द रेडियल डायरेक्शन। सीधी सीधी बात है, जो वेव्स हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई हो गए उसका स्पीड तो सबसे ज़्यादा ही होगा, ठीक है, और वो रेडियल डायरेक्शन में अर्थक्वेक, सॉरी, जो फोकस होता है वो अर्थक्वेक इन रेडियल डायरेक्शन होता है। सब्जेक्टेड टू पी वेव्स पर्टिकुलर इन द रॉक मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव टू एंड फ्रो, मतलब आगे और पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ऐसा जो पेंडुलम हमने देखा है, पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, वो आगे पीछे ऐसा झूलता हुआ होता है, ठीक है। या फिर हम जो सीसो, सीसो नहीं क्या कहते हैं उसे, झूला कहते हैं, तो झूला कैसा आगे पीछे होता रहता है, उसी को मोशन को हम टू एंड फ्रो कहते हैं। तो हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, पी वेव्स होते हैं, एक तो सबसे वेरी फास्ट स्पीड होती है, सेकंड आपको अंडरलाइन करना है डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होती है उनकी, टू एंड फ्रो होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे द वेव मूव टू एंड फ्रो, देयरफॉर दिस वेव्स आर कॉल्ड एज द फॉरवर्ड बैकवर्ड वेव। फॉरवर्ड बैकवर्ड, देखो मैंने कहा था ना आगे और पीछे, इसको भी अंडरलाइन करना। ये पॉइंट्स है आपको प्राइमरी वेव्स के, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपको अंडरलाइन किया हुआ पॉइंट्स आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। दीज वेव्स कैन ट्रैवल फ्रॉम ऑल द थ्री स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन ये वेव्स कौन से मीडियम से ट्रैवल करते हैं, कौन से स्टेट से ट्रैवल करते हैं। तो लिक्विड स्टेट होगा, सॉलिड स्टेट होगा और गैसियस स्टेट, ऐसे तीनों ही स्टेट से वो वेव्स जो होते हैं वो ट्रैवल होते रहते हैं। बट वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द लिक्विड मीडियम देयर डायरेक्शन गेट चेंजेस। लेकिन यहाँ पर एक हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि अगर वो लिक्विड मीडियम से ट्रैवल करता होगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये तीनों स्टेट से ट्रैवल करते हैं लेकिन जो लिक्विड स्टेट है उसमें से ट्रैवल करने के बाद उसका जो डायरेक्शन होता है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्राइमरी वेव दैट द बिल्डिंग ऑन द अर्थ सरफेस मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फोर्थ। इसी की वजह से क्या होता है, ये प्राइमरी वेव्स जो होते हैं, अगर आपको कभी अर्थक्वेक आया हुआ दिखा और जो बिल्डिंग्स होते हैं वो अगर टू एंड फ्रो मोशन में, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन में अगर मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे तो हमें वहाँ पर पता चलेगा कि वो वेव्स कौन से हैं, पी वेव्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो सेकेंडरी वेव्स है, तो सेकेंडरी वेव्स में बारे में भी हमें ऐसा ही कंपेरेटिव स्टडी करना है, ठीक है। द वेव्स विच रीच द अर्थ सरफेस आफ्टर द प्राइमरी वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव। पहले प्राइमरी वेव्स आएंगे और प्राइमरी वेव्स आने के बाद फिर सेकेंड कौन से आएंगे वेव्स, तो सेकेंडरी आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमें वहाँ पर मेंशन करना है। प्राइमरी वेव्स रीच फर्स्ट टू द अर्थ सरफेस और सेकेंडरी वेव्स रीच आफ्टर द प्राइमरी वेव्स, ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम दिस वेव्स आल्सो स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द फोकस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये भी वेव्स क्या होते हैं, ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। देयर वेलोसिटी इज लेसर देन पी वेव, तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि पी वेव का वेलोसिटी ग्रेटर होता है और एस वेव जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं उसका वेलोसिटी जो होती है वो थोड़ी सी लेस होती है एज कम्पेयर टू पी वेव। तो पर्टिकुलरली लेइंग इन द वे ऑफ दिस वेव मूव अप एंड डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर। दो पार्टिकल्स, सॉरी, द पार्टिकल्स मतलब जो छोटे छोटे क्या कहते हैं, कण कहते हैं उसे, ठीक है, हिंदी में कण या फिर मराठी में कण कहते हैं। मतलब जो मिट्टी होती है ना उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके जो होता है ना, द पार्टिकल लेइंग इन द वे
ठीक है, जो इसके बीच में जो मिट्टी होती है, इन द वे दिस मूव अप एंड डाउन। ठीक है, तो पी वेव्स का जो प्राइमरी वेव्स का उसका मोशन कैसा था, टू एंड फ्रो था, मतलब आगे और पीछे था। लेकिन एस वेव जो सेकेंडरी वेव्स है उसका जो मूवमेंट है या फिर डायरेक्शन है वो कैसा है, मूव अप एंड डाउन, मतलब ऊपर और नीचे, ऐसे दो डायरेक्शन में वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। दीज वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से ट्रैवल करते हैं, लेकिन प्राइमरी वेव्स तीनों मीडियम से ट्रैवल करते हैं, और लिक्विड में ट्रैवल करने के बाद उनका डायरेक्शन चेंज होता था। अब हम करेंगे सेकेंडरी वेव्स के लिए। दे गेट ऑब्जॉर्ब एज दे एंटर इन द लिक्विड मीडियम। ठीक है, तो सेकेंडरी में जो वेव्स होते हैं वो लिक्विड मीडियम में आने के बाद क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वही प्राइमरी वेव अगर लिक्विड मीडियम से ट्रैवल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसा कंपेरेटिव आप अगर स्टडी करोगे, पॉइंट्स लिखोगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी ईजी हो जाएगी और आपका आंसर भी थोड़ा इफेक्टिव होगा। The buildings on the earth's surface move up and down because of this wave. These are more destructive than P wave. समझ में आ रहा है? तो हमने प्राइमरी वेव में देखा था कि जो मूवमेंट था वो कैसा था, टू एंड फ्रो था, मतलब आगे पीछे था। और ये सेकेंडरी वेव्स में क्या है, जो उसका मूवमेंट है वो कैसा है, अप एंड डाउन है। मतलब अगर बिल्डिंग्स आपको अगर ऊपर नीचे जाती हुई दिखेंगी तो आपको वो समझ जाना है कि वो कौन सा टाइप का वेव है, एस वेव है। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स है, तो वो मोर डिस्ट्रक्टिव होते एज कम्पेयर टू पी वेव। तो एस वेव जो होते हैं सेकेंडरी वेव्स वो मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू पी वेव। अभी हम जो लास्ट पार्ट है हमारा सरफेस वेव का, वो हम पढ़ेंगे, जिसे हम एल वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, दिस वेव्स आर जनरेटेड आफ्टर द मेन पी एंड एस वेव विच रीच द एपिसेंटर। तो सीधी सीधी बात है, जो इसके रेस में जो 3 नंबर का जो वेव है वो कौन सा होगा, सरफेस वेव। सबसे पहला प्राइमरी वेव होगा, सेकेंडरी वेव होगा, और सबसे लास्ट में जो आता है उसे क्या कहेंगे, सरफेस वेव। दे ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द अर्थ अलोंग द क्रस्ट। जो सर्कमफरेंस क्या होता है, हमने देखा है कि सर्कल होता है, हमें ज्योमेट्री में देखा था एक सर्कल होगा होगा तो इस सर्कल की जो एज होती है उसे क्या कहते हैं, हम सरकमफरेंस कहते हैं। तो अर्थ के जो सरकमफरेंस है, मतलब आउटर जो एज है, वहां से ही ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है, दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो ये क्या हो गए, जो सरफेस वेव्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। समझ में आ रहे, प्राइमरी वेव्स होते हैं उसका थोड़ा सा ही होता है इफेक्ट, लेकिन सेकेंडरी वेव का प्राइमरी वेव से कंपेयर टू ज़्यादा होता है। लेकिन जो सरफेस वेव्स होते हैं थर्ड टाइप के, उसमें क्या हो जाता है कि वो उसका डिस्ट्रक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जो विध्वंस करता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अभी हम जो इसका मेन बॉडी पोर्शन है अर्थक्वेक का वो पढ़ेंगे कि सिस्मोग्राफ क्या होता है। ठीक है, दो थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट अ ग्राफ शोइंग मूवमेंट इन अ सिस्मिक वेव। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या होता है, एक ग्राफ होता है, उसमें हम क्या कहते हैं, जो सिस्मिक वेव्स होते हैं, हमने तीन टाइप के वेव देखे ना अभी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। वो तीनों वेव्स जो होते हैं उनको अगर हमें ग्राफ पर प्लॉट करना होता है तो हमें सिस्मोग्राफ का यूज करना पड़ेगा। आफ्टर स्टडिंग दिस ग्राफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन। इस ग्राफ को हमने एक बार स्टडी किया। कौन सा ग्राफ है, इस डायरेक्ट देखो, इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन जो दिख रहा है, तो इसी के वजह से इसका ही स्टडी करके हम क्या पता कर सकते हैं कि जो सिस्मिक वेव है, पी वेव है, एस वेव है या फिर एल वेव है, उसका हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ एंड सिस्मोग्राम एंड सिस्मोग्राफ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। तो सिंपल जो सिस्मोग्राफ है, हमने अभी जो डायग्राम देखा था उसमें हमने देखा कि एक सिस्मोग्राम है और सिस्मोग्राफ भी है। नाउ विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस सिस्मोग्राफ हैव बीन डिजाइन। तो पहले के ज़माने में इतना एडवांसमेंट नहीं था, तो उस ज़माने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते थे, जो रीडिंग्स थे उसमें एरर्स आते थे, तो उसमें से हमें एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एक्यूरेसी नहीं मिलती। लेकिन डे बाय डे उसमें संशोधन हुआ, थोड़ा सा रिसर्च किया गया, तो हमें अभी जो रीडिंग्स मिलते हैं वो थोड़े से एक्यूरेट होते हैं। ठीक है,
विद देयर हेल्प इवन माइक्रोसिस्मिक वेव कैन ऑल्सो बी मेजर। तो हमने अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कंप्यूटर्स वगैरह का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के हमने क्या किया है, नए इंस्ट्रूमेंट्स का हमने इन्वेंशन किया है। तो उसी से हम क्या होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं माइक्रोसिस्मिक वेव जो होते हैं, जो एस वेव, पी वेव और सरफेस वेव जो होते हैं, उससे भी छोटे वाले, एकदम छोटे वाले जो वेव्स होते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है, उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ है, वो एक्सप्लेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है अभी, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का क्या क्या इफेक्ट होता है? जो क्रैक्स और फ्रैक्चर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं ग्राउंड में। ग्राउंड के अंदर क्या होते हैं? क्रैक्स या फिर फ्रैक्चर्स डेवलप होते हैं। कॉजेस लैंडस्लाइड विच लीड टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक, ठीक है। तो अर्थक्वेक आने से हमने देखा है कि लैंडस्लाइड भी होता है। मतलब क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं उसके ऊपर की जो मिट्टी होती है या फिर पत्थर होते हैं, जो लूजली बाउंडेड होते हैं उस पहाड़ से या फिर माउंटेन से, वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देते हैं। सम टाइम द ग्राउंड वाटर चेंजेस इट्स कोर्स, फॉर एग्जाम्पल वेल में गेट वाटर और मे ड्राई अप। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी जो ग्राउंड वाटर जो होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द ग्राउंड, ठीक है, जो ग्राउंड में जो पानी होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, तो अर्थक्वेक आने के बाद कभी कभी क्या होता है, जो वेल्स होते हैं, वेल मीन्स क्या होते हैं, जो बावड़ी कहते हैं हिंदी में, और मराठी में उसे विहीर कहते हैं। तो उसमें कभी कभी पानी आ जाता है या फिर उसका पूरा पानी निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे इफेक्ट्स भी हमें देखने के मिलते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, सम एरियाज गेट अपलिफ्टेड व्हाइल सम में सबसाइडेड। ये तो हम देखते ही है कि कुछ एरिया जो होता है वो ऊपर चला जाता है और कुछ एरिया होता है वो नीचे धंस जाता है। सुनामी इज जनरेटेड इन ओशियन। तो अर्थक्वेक अगर ओशियन में या फिर सी में अगर होगा, सी बेड में होगा, तो उससे क्या होता है, सुनामी आती है। सुनामी मतलब एक वेव्स होती है, 30 मीटर की उनकी हाइट होती है, वाटर वेव्स होते हैं, ठीक है। तो वाटर वेव्स होते हैं 30 मीटर, 40 मीटर उनकी हाइट होती है। इतने बड़े विशाल जो वेव्स होते हैं वाटर के, वो जनरेट होते हैं। दीज वेव्स कैन कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द कोस्टल एरिया। तो इससे क्या होते हैं, आदमी जो होते हैं, लोग जो होते हैं, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, मीन्स बिल्डिंग, शॉप्स वगैरह होगा, ठीक है, कोई भी मल्टीप्लेक्स होगा, मॉल्स वगैरह होगा, तो इनको भी अफेक्ट किया जाता है। अगर पानी भर गया तो फिर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए सुनामी का भी इफेक्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, तो स्नो कवर्ड एरिया एवलांच में कवर, ठीक है। तो हिमालय के अगर रीजन्स में अगर अर्थक्वेक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो स्नो है, स्नो कवर एरिया होगा, ठीक है, जो हिमालय का स्नो कवर्ड एरिया है उसके ऊपर का जो स्नो होता है वो क्या हो जाएगा, एवलांच में बदल जाएगा। मतलब स्नो का स्लाइडिंग हो जाएगा। जैसे लैंडस्लाइड होता है मिट्टी का, वैसे ही स्नो का स्लाइडिंग होता है, जिसे हम एवलांच कहते हैं। बिल्डिंग कोलैप्स एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी अकर। तो बिल्डिंग्स जो होते हैं वो भी गिर जाते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे अर्थक्वेक के, जिसमें हमने देखा है कि बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स होती है। तो बिल्डिंग में लोग रहते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी उससे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन रूट गेट डिस्टर्ब। अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन रूट में, किसी रास्ते पर या फिर किसी रेलवे लाइन पर अगर आकर वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाएगा, तो आगे जाने के लिए हमें रास्ता नहीं मिलेगा और हम पीछे भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो रूट होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम भी कोलैप्स हो जाती है। कभी कभी कम्युनिकेशन सिस्टम जो होती है उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो लास्ट पार्ट जो है, हमने अभी अर्थक्वेक डिटेल से डिस्कस किया है, क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हॉट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस मटेरियल आर थ्रोन आउट ऑफ द मेंटल ऑफ द अर्थ इनटू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मेंटल क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक डायग्राम बताई थी। तो उसमें जो इनर कोर था, ठीक है, अर्थ का इनर कोर था, उस इनर कोर में ही लावा वगैरह प्रेजेंट होता है। मतलब हॉट, सॉलिड होते हैं, लिक्विड्स और गैशियस मटेरियल उसमें पाए जाते हैं। तो उसी की वजह से क्या होता है, वो जो हॉट, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मटेरियल होते हैं वो अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एट वोल्केनिक इरप्शन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एश, वाटर वेपर, various type of poisonous and inflammable gas
हॉट मेल्टन मैग्मा एक्सेट्रा आर थ्रोन आउट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो ऐश होता है मतलब राख होती है, वाटर वेपर्स जो होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ पॉइजनस एंड इनफ्लेमेबल गैस होते हैं, जो पॉइजनस गैसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वैसे प्रकार की गैसेस का वहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है। हॉट मेल्टन मैग्मा जो हमें देखा होगा कि वोल्केनिक इरप्शन में जो लाल कलर का लावा निकलता है उसे ही क्या कहते हैं, हॉट मेल्टन मैग्मा कहते हैं। वो क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन में उस चीज़ को वो थ्रो आउट कर देता है, मतलब ज़मीन के अंदर से वो निकल के ज़मीन के सरफेस पर आ जाता है। व्हेन द मेल्टन मैग्मा कम आउट द सरफेस इट इज़ कॉल्ड लावा। जब वो मेल्टन मैग्मा मोल्टन मैग्मा वो ज़मीन के अंदर होगा तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, मैग्मा कहते हैं। लेकिन वही मैग्मा अगर अर्थ सरफेस पे आ जाएगा तो हम उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पर हम इसके थोड़ा सा डिवीजन किया है। तो उस फर्स्ट डिवीजन को हम देखेंगे, सेंट्रल टाइप और कोनिकल वोल्केनो। सेंट्रल टाइप और कोनिकल वोल्केनो, तो नाम से पता चल रहा है कुछ सेंटर वाला यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिलेशन होगा, या फिर कोन का रिलेशन। कोन आपको पता है ना, ट्रायंगुलर पोर्शन होता है, ठीक है। हमने आइसक्रीम खाया तो आइसक्रीम के कोन्स भी होते हैं, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा रेफरेंस मान के यहाँ पर चल सकते हैं। ड्यूरिंग द इरप्शन द मेल्टन मैग्मा कम्स आउट थ्रू द पाइप लाइक वेंट इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के अंदर है ना, देखो मैं इस डायग्राम में बता देता हूँ कि ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर अभी वोल्केनो का एरप्शन हो गया है, लेकिन ये कैसे होता है कि इसके नीचे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। जैसे हम ट्रीज के ब्रांचेस कैसे होते हैं उसी प्रकार ये माउंटेन के अंदर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर से यहाँ पर जो स्टोर हुआ हुआ मोल्टन मैग्मा होता है, जो हॉट मटेरियल्स होते हैं सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट में, वो अर्थक्वेक या फिर वोल्केनो इरप्शन होने के वक्त पर वो इस पाइप से होकर बाहर आने की कोशिश करती है, ठीक है। उसी प्रकार ये बाहर आने के लिए यहाँ से ट्राई करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वेंट कहते हैं या फिर पाइप कहते हैं, ठीक है। वेंट और पाइप का दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है, ड्यूरिंग द एरप्शन क्या होता है, मेल्टन मैग्मा कम्स आउट थ्रू द पाइप लाइक वेंट, ठीक है, जो पाइप होती के सहारे वो बाहर आता है। द लावा स्प्रेड अराउंड द माउथ ऑफ दिस वेंट व्हेन इट कम्स आउट। तो जब ये लावा होता है वो जब माउंटेन जो होता है उसके माउथ पर मतलब ये मुंह का एरिया है माउंटेन का, वहां पर आ जाता है, तो वो क्या होता है, बस्ट होने के लिए स्टार्ट होता है, मतलब एकदम से झटका देता है और बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, कोनिकल शेप माउंटेन स्टार्टेड फॉर्मिंग। तो इसी की वजह से क्या होता है, देखो एज अ रिजल्ट कोन शेप माउंटेन स्टार्टेड फॉर्मिंग एंड कोनिकल वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म। तो कोनिकल माउंटेन कैसे बनते हैं हमने यहाँ पर इसका डिस्कशन कर लिया। तो कुछ इसके एग्जांपल्स है, माउंट फुजियामा इन जापान। तो जापान में एक माउंट है जिसका नाम है फुजियामा, तो वो, और माउंट किलीमांजरो इन तंजानिया आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रल टाइप वोल्केनोज और कोनिकल वोल्केनोज। अगर आपको पूछा जाए कोनिकल माउंटेन या फिर सेंट्रल टाइप वोल्केनोज जो है उनका एग्जाम्पल दो, तो आपको ये दो नाम वहाँ पर मेंशन करना है। एक है माउंट फुजियामा जो है जापान में, और सेकेंड जो है माउंट किलीमांजरो वो तंजानिया में है। सेकेंड हम देखेंगे फिशर टाइप वोल्केनो। तो फिशर टाइप वोल्केनोज क्या होते हैं, ड्यूरिंग द इरप्शन व्हेन द मैग्मा कम आउट नॉट फ्रॉम अ सिंगल वेंट बट फ्रॉम द मेनी क्रैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फिशर का मीनिंग क्या है, मेनी क्रैक्स को यहाँ पर उसमें उन्होंने रेफरेंस लिया, जो क्रैक्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फिशर कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज ए फिशर टाइप वोल्केनिक इरप्शन। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि एक ही मतलब यहाँ पर अगर वो मटेरियल स्टोर है और उससे बाहर आना है तो वो एक ही वे से बाहर आता है, ठीक है। ये वेंट जो मैंने कहा था ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेंट होता है, इसे वेंट कहते हैं। तो इसी से ही ये बाहर आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ वोल्केनोज कैसे उसके उसके ब्रांचेस होते हैं, जो मैंने लास्ट इसमें ही एक्सप्लेन करते हुए ऐसा डायग्राम निकाला था। तो वो क्या होता है, इस मेन स्ट्रीम से भी बाहर आता है और उसके जो ब्रांचेस जो होते हैं इसमें भी क्रैक्स होने की वजह से वो इसमें से भी बाहर आने के लिए ट्राई करते हैं।
ठीक है। द मेल्टन मटेरियल कमिंग आउट विद द एरप्शन स्प्रेड ऑन बोथ साइड ऑफ द फिशर, दोनों तरह से वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट वॉल्केनिक plateaus are formed. The Deccan Plateau of India has also been formed due to such a type of volcanic eruption. अगर आपको कहा जाए इंडिया का एक एग्जांपल देना है वॉल्केनिक इरप्शन था को आपको क्या कहना होगा? डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारे इंडिया का वो एक फिशर टाइप वॉल्केनो का एग्जांपल है। अभी हम पढ़ेंगे, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको खुद से पढ़नी है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी 2.18 जो डायग्राम है यहाँ पर नीचे दिखाई गई है आपको, इस डायग्राम को आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना होगा। तो उन्होंने क्या कहा है, विल अंडरस्टैंड द प्लेट बाउंड्रीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एरिया ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। जो प्लेट बाउंड्रीज होती है, प्लेट बाउंड्रीज कौन सी है, यहाँ पर देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पर अंटार्कटिका प्लेट है, यहाँ पर रशियन प्लेट्स है, यहाँ पर पैसिफिक प्लेट्स है। तो इनकी जो ब्लैक कलर में यहाँ पर जो मार्किंग किया है वो उसका एरिया है। तो ये जो दोनों प्लेट्स होते हैं वो प्लेट क्या होते हैं, अगर एक दूसरे से टकराते हैं तो वह उसी रीजन में क्या होता है, वोल्केनो या फिर अर्थक्वेक का नहीं लेकिन वोल्केनो का वहीं पर ही फॉर्मेशन होता है। तो जहाँ पर जो ट्रायंगल में दिखाया गया है ना, छोटे पिंक कलर के ट्रायंगल से अगर वो उन्हें हम देखेंगे तो वो जो प्लेट बाउंड्रीज है ना उसके नज़दीक नज़दीक के एरिया में है। तो आप टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिटेल इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सिमिलरली द अर्थक्वेक जोन आर आल्सो सीन इन द बाउंड्रीज एरिया। तो उसी बाउंड्रीज एरिया पर हम कह सकते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है और उसी जोन में क्या होता है, अर्थक्वेक का जो फॉर्मेशन होता है वो भी इसी प्लेट बाउंड्रीज के एरिया में होता है। द पार्ट ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्लेट बाउंड्री विच स्लाइड अंडर द क्रस्ट सबड्यूज देयर इज अ लॉस ऑफ मटेरियल, सच अ बाउंड्री आर कॉल्ड एज अ प्लेट कंज्यूमिंग और सबडक्शन बाउंड्रीज। ठीक है, तो इसी एरियाज को हम क्या कह सकते हैं, सबडक्शन बाउंड्रीज कह सकते हैं या फिर कंज्यूमिंग प्लेट कंज्यूमिंग बाउंड्री भी कह सकते हैं। इन एरिया वेयर न्यू मटेरियल इज कमिंग अप ऑन द अर्थ क्रस्ट दे आर कॉल्ड एज अ प्लेट क्रिएटिंग बाउंड्री। ठीक है, एक जो होते हैं देयर इज अ लॉस ऑफ मटेरियल होगा तो वो जो हो जाएगा प्लेट कंज्यूमिंग बाउंड्री होगा, और एक होगा वेयर द न्यू मटेरियल इज कमिंग अप, जिसमें नए मटेरियल्स हमें देखने मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेट क्रिएटिंग बाउंड्री। एक है प्लेट कंज्यूमिंग बाउंड्री और एक है प्लेट क्रिएटिंग बाउंड्री। ठीक है, तो सिंपल डिफरेंस है दोनों में। बोथ द प्रोसेस हैपन कंटिन्यूसली। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है। तो हम यहाँ पर अभी लास्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ वोल्केनो, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक पढ़ा था, सेम उसी की तरह है इफेक्ट ऑफ वोल्केनो, दोनों में सेम सेम पॉइंट्स है। लॉस ऑफ लाइफ एंड ट्रांस प्रॉपर्टी, समटाइम्स सुनामी गेट जनरेटेड ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन अकरिंग बिलो द ओशियन फ्लोर। लेकिन सुनामी के लिए मैंने लास्ट में ही कहा था कि सुनामी जो होता है वो सी बेड में होना चाहिए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है जो ओशियन फ्लोर है, मतलब इसी को हम सी बेड कह सकते हैं। तो ओशियन फ्लोर में क्या होता है, अगर अर्थक्वेक भी आता है या फिर वहाँ पर वोल्केनो का इरप्शन भी होता है तभी हम कह सकते हैं कि सुनामी का चांसेस है। डस्ट, स्मोक्स, एश, गैसेस, वाटर वेपर एक्सेट्रा रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसके वजह से क्या होता है, जो वोल्केनोज का इरप्शन होने के बाद जो बर्स्ट होता है ना, तो वो डस्ट जो होता है, स्मोक होती है, एशेस होते हैं, जो गैसेस होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े से पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट दिखते हैं हमें। दिस में क्रिएट इम्बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। तो इसी से क्या होता है, थोड़ा सा वहाँ का जो क्लाइमेट होता है या फिर एनवायरनमेंट जो होता है उसमें थोड़े से हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, थोड़ा सा डस्टी, नॉइजी, थोड़ा सा और ब्लरी एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट होता है। लैंड में बिकम फर्टाइल ड्यू टू वोल्केनिक ऐश। तो वोल्केनिक ऐश क्या होती है,
जो राख होती है, ठीक है, राख को हम क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं। तो इस वोल्केनिक ऐश के वजह से क्या होता है कि जो लैंड होती है वो फर्टाइल होती है। ये एक इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। मेनी मिनरल्स आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द लावा। तो लावा क्या कंसिस्ट करता है, जो इनर अर्थ मटेरियल जो होता है, अर्थ के अंदर वाला जो मटेरियल होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, उसमें वेरियस गैसेस होते हैं, उसमें हमें वेरियस क्या कह सकते हैं, मटेरियल्स भी हमें वहाँ पर मिलते हैं, सॉलिड मटेरियल्स, जैसे गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो भी अर्थ के कोर से उस वोल्केनिक इरप्शन के साथ जो लावा के फॉर्म में अर्थ के सरफेस पर, मतलब अर्थ के बाहर आ जाते हैं। तो वो भी हमें जो नए नए मिनरल्स होते हैं उसका भी हमें वहाँ पर वो हमें मिनरल्स हमें वहाँ पर उस जगह मिल जाते हैं। न्यू लैंड इज फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन और एट अ टाइम आइसलैंड में इवन डिसअपियर, ठीक है। तो क्या होता है कि वॉल्केनिक इरप्शन के साथ क्या होता है, जो लावा होता है वो बाहर आ जाएगा, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि आइलैंड्स जो होते हैं उनका वहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर जो आइलैंड्स है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर, मतलब वहाँ से गायब भी हो सकते हैं, ठीक है। लेक्स आर फॉर्म एट द माउथ ऑफ द craters of the dead volcano when rain water accumulated in them। तो ये भी एक इफेक्ट है कि जो, देखो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये कोनिकल शेप है, यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, ये माउंटेन का कोनिकल शेप, माउथ वाला एरिया, ठीक है। यहाँ से ही जो है वॉल्केनो का जो ऐश वगैरह होगा यहाँ से बाहर आना था, लेकिन वो बंद हो जाता है थोड़े दिन के बाद, जो वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बारिश हो जाती है इस रीजन में, तो यहाँ पर हम लेक का भी फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही इफेक्ट था, इफेक्ट ऑफ वोल्केनोज को। तो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इस पूरे चैप्टर को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप इसके पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना जो मैंने इस लेक्चर के दौरान बताए थे, सो दैट आपको जो रिवीजन होगी उसमें भी हेल्प होगी, जो कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करने होंगे उसमें भी आपको हेल्प होने होगी, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ को आपको समझने के लिए यहाँ पर आपको ट्राई करना है या फिर उसके बारे में पढ़ना है, तो आपके जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। दिस इज अक्षय थोरात साइनिंग ऑफ।